Hello students, welcome to Gurufai. In this lecture we will discuss power loss in household appliances जो हम यूज़ करते हैं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बल्ब एट्सेट्रा। सो उनमें पावर लॉस कैसे होता है जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज एक वायर ले लेते हैं हम, कोई भी अप्लायंस होगा तो कुछ रेजिस्टेंस होगा उसका। जैसे वायर का रेजिस्टेंस होता है तो हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक वायर है हमारे पास, जैसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वी, इसमें करंट फ्लो करेगी। और करंट किसकी वजह से फ्लो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे एक तरफ को, ड्रिफ्टिंग अलोंग वन डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। सो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, सो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे एक्वायर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में कोलिजन हो रहे हैं उनकी वजह से जो एटम्स हैं उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे टू द एटम्स ऑफ सब्सटेंसेस, गिव्स टू एटम्स ऑफ लैटिस बाय कोलिजन्स। अब इसकी वजह से जो एटम्स हैं उनके थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे, क्योंकि वाइब्रेट तो करते हैं पार्टिकल्स या एटम्स सब्सटेंस के अंदर। तो थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ लैटिस एटम्स इंक्रीजेज, सो रिजल्टिंग इनटू मोर कोलिजन्स। अब जब नंबर ऑफ कोलिजन्स और ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो बैटरी हमने अप्लाई की है उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कराने के लिए, या अप्लायंस में करंट फ्लो कराने के लिए अब बैटरी को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो मोर वर्क इज डन टू कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये ज़्यादा वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड मूव कराने के लिए, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस एक्स्ट्रा वर्क is converted into heat एनर्जी। तो ऐसे आप समझ सकते हो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो लैटिस के साथ कोलिजन्स होंगे वो बढ़ेंगे, तो लैटिस एटम्स को ये एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे। उनकी वजह से लैटिस एटम्स जो है, पार्टिकल्स जो है, मोलिक्यूल्स जो है, उनके थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और लैटिस एटम्स के बीच में कोलिजन्स है वो बढ़ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है बैटरी को वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, मोर वर्क करना पड़ेगा। दिस एक्स्ट्रा वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। नाउ जूल हीटिंग। अगर किसी वायर में या रेजिस्टेंस में करंट आई फ्लो करती है फॉर ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी, सो जो हीट लॉस होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द जूल हीटिंग लॉ। सपोज ये रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें करंट कितनी है, आई, आफ्टर अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। सो द हीट लॉस across a wire of resistance R, कुछ भी resistance हो चाहे, is directly proportional to square of current
passing through it. That means H proportional to I square when V is constant across the wire. So करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने के लिए, चार्ज को इस एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कराने के लिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो भी बैटरी हमने लगाई है. सो वर्क इक्वल टू कितना होगा? सपोज क्यू चार्ज फ्लो करा है टी टाइम में, तो वर्क डन विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर चार्ज क्यू फ्लोज इन टाइम टी. सो यहाँ से आई इक्वल टू क्यू बाई टी भी हो जाएगा. अब जो ये वर्क कराना पड़ा, इसी वर्क की वजह से हीट डिसिपेशन होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस. तो हीट डिसिपेशन किसके बराबर? क्यू वी. क्यू की वैल्यू क्या है? आई टी. और वी इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? आई आर. सो दिस कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर आर टी. तो यहाँ से पता चलता है कि हीट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. दिस इज द लॉ ऑफ जूल हीटिंग. पावर लॉस भी लिख लेते हैं साथ के साथ. पावर लॉस P इक्वल टू हीट लॉस पर यूनिट टाइम, तो आई स्क्वायर आर. या फिर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर. तो इसको लिख सकते हैं वी आई, या फिर I को लिख लो V बाई आर. सो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, सो वी स्क्वायर बाई आर. दीज आर द थ्री formulas for power loss depending upon which quantity is constant. Now we will write two important points regarding board point of view which are based on power loss through the appliances. So first one is, जैसे एक बल्ब है हमारे पास ये, तो इसको सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कनेक्टिंग वायर्स यूज़ करेंगे, जो कॉपर वायर्स के होते हैं. जो फिलामेंट होता है ये बल्ब का, ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का होता है, टंगस्टन. और ये क्या है? कॉपर वायर्स. तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब तो ग्लो करता है, काफ़ी हॉट हो जाता है इसका फिलामेंट. लेकिन जो कॉपर वायर्स होते हैं वो काफ़ी हॉट नहीं हो पाते. हालांकि थोड़ा हीट लॉस होता है इनके अक्रॉस, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे फिलामेंट. सो ऐसा क्यों होता है? सो हमने अभी पढ़ा है कि जो पावर लॉस है या हीट लॉस है वो किसके बराबर है? आई स्क्वायर आर टी. पावर लॉस हीट पर यूनिट टाइम. सो करंट तो सेम है, जितनी कॉपर वायर में उतनी ही इस फिलामेंट में, तो ये तो कांस्टेंट है. सो जो हीट लॉस है वो किस पर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस पर. सो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट लॉस ज़्यादा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा. और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस हीट लॉस कम, तो वो कम हीट अप होगा. तो जो कॉपर वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है बजाय फिलामेंट के. फिलामेंट का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके अक्रॉस हीट लॉस ज़्यादा, इसलिए ग्लो करता है, काफ़ी हॉट हो जाता है इन कंपेरिजन टू कॉपर वायर्स. सो दिस इज द रीजन. द फिलामेंट ऑफ बल्ब becomes very hot in comparison to connecting wires because resistance ज़्यादा, so heat loss भी ज़्यादा, and resistance of copper wires is very small in comparison to filament of bulb. क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कंप्यूटर आप यूज़ करते हो तो उसमें फैंस लगे रहते हैं कूल करने के लिए. ऐसी टीवी में भी या कुछ और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट जिनको कूल करना नेसेसरी होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएंगे. तो कुछ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को कूल करने के लिए हम फ़ैन लगाते हैं. वो किस वजह से? इसी हीट लॉस की वजह से. अदरवाइज़ वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हीट अप हो जाएगा. तो उसको ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम फैंस लगाते हैं. कुछ जगह हम फैंस की बजाय फिन्स लगाते हैं. जैसे आप लोग बाइक या किसी व्हीकल का इंजन देखोगे तो उसके ऊपर बाहर की तरफ को कुछ प्लेट सी निकली रहती है, या आप ट्रांसफार्मर अगर आपने देखा होगा तो बाहर की तरफ को कुछ प्लेट सी निकली रहती है. तो अगर एरिया हम बढ़ा देंगे तो जो हीट रेडिएशन होगा आउटसाइड, जो हीट लॉस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा. अगर एरिया ज़्यादा होता है तो हीट लॉस सराउंडिंग में ज़्यादा होता है. एरिया कम कर देंगे तो हीट लॉस कम हो जाएगा. तो जैसे अगर मैं ऐसे मुट्ठी बंद कर लेता हूँ तो एरिया कम, हीट लॉस फ्रॉम दिस हैंड विल बी लेस. लेकिन अगर ऐसे खोल दूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा फ्रॉम दिस हैंड टू द सराउंडिंग.
सो अगर हमें हीट लॉस बढ़ाना है, मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट गर्म हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए उसको हीट लॉस ज़्यादा करना पड़ेगा सराउंडिंग में, तो उसका एरिया बढ़ा दो। तो हम एरिया कैसे बढ़ा देते हैं, सपोज ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसका सरफेस एरिया ये है, इसके ऊपर कुछ फिन्स लगा देते हैं, ऐसे प्लेट्स, फिन्स बोलते हैं इनको। आप देख सकते हो व्हीकल में जो इंजन होता है उसके ऊपर लगी रहती है, काफ़ी गर्म हो जाता है इंजन तो। सो अब सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि ये भी सरफेस आ गया, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, इस तरह से। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सराउंडिंग में हीट लॉस ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। तो इस तरह से भी हम कर लेते हैं टू कूल डाउन द अप्लायंस। सो टू प्रिवेंट overheating of delicate electronic instruments, we use some fans in those instruments. For example, computers, टीवी etc. और कुछ में हम क्या अप्लाई करते हैं, फिन्स। एंड इन some appliances we use fins to increase the surface area so as to increase the heat loss by the instrument to the surrounding. For example, ट्रांसफॉर्मर etc. नाउ जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं वो हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं घर में। ऐसा क्यों होता है ये आपने 10th में पढ़ा होगा। सो 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। सो हाउस होल्ड अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वाई 3 रीजन लिख लेते हैं, दैट्स एनफ। सो अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे हाउस होल्ड अप्लायंसेज तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। टू मेक वोल्टेज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल ऑफ देम, सेम वोल्टेज पर वर्क करेंगे वे। नेक्स्ट, सेकंड, इंडिविजुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं हम उनको। अगर दो अप्लायंस एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनको इंडिविजुअली हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरीज में होंगे तो किसी एक को ऑफ करते ही दूसरा भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो करती है। तो अगर किसी में जीरो हो जाएगी तो दूसरे में भी जीरो। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर अप्लाई करेंगे तो हर एक अप्लायंस के लिए हम इंडिविजुअली स्विच लगा सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल ऑन और ऑफ सिस्टम। अब नेक्स्ट वन, अगर कोई अप्लायंस ख़राब हो जाता है या फ्यूज़ हो जाता है या वर्क करना बंद कर देता है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो ये सर्किट ब्रेक हो गया तो दूसरे अप्लायंस भी काम नहीं करेंगे। हालांकि हो सकते हैं वो सही हो, फ्यूज़ ना हुए हो, जैसे बल्ब है तो एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाए और सीरीज में दूसरा बल्ब लगाया तो अगर ये फ्यूज़ हो जाए तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो दूसरा वाला भी ग्लो नहीं करेगा, सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगी। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होगा तो अगर किसी एक बल्ब का जो फिलामेंट है वो ख़राब हो गया, वो फ्यूज़ हो गया, तो दूसरा बल्ब काम करता रहेगा। ठीक है। सो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अप्लायंस कनेक्ट किया है तो वो वर्क करते रहते हैं, अगर उनमें से कोई एक अप्लायंस वर्क करना बंद कर देता है तो। इफ वन अप्लायंस, वन ऑफ द अप्लायंसेस stops working, then rest keep working. Now in the next lecture we will discuss the bulbs in series और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और बल्ब्स के अक्रॉस जो स्पेसिफिक पावर होती है और स्पेसिफिक वोल्टेज होती है उनका क्या रोल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।